हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स की बात करने के लिए आपको बोला था और साथ में आपको इसी एनर्जी के जो पिरामिड्स होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था कि अलग अलग इकोसिस्टम में किस तरह से आप उन्हें रिप्रेजेंट कर सकती हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी, ये सब आपको हमने बताए थे। आज हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम बात करेंगे। डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो एनर्जी है उसका फ्लो किस तरह से होता है, या इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, पारिस्थितिकी में किस प्रकार से जो एनर्जी है उसका रोल प्ले होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या है। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बोलें कि हमारे में ऊर्जा है तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर हम में ऊर्जा नहीं है, हम लो फील करते हैं, तो हम कोई काम नहीं कर पाते। सो सिंपल उसमें वर्ड्स में अगर हम कहें, सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? इट्स जस्ट ए कैपेसिटी टू वर्क। हम काम करना चाहते हैं और हम उस काम को करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, जो हमें एक शक्ति चाहिए, उस पावर को एक तरह से हम बोलते हैं, उसको कैपेसिटी को, हम क्षमता को बोलते हैं एनर्जी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स। इसके साथ हम दूसरा भी बाद में लेंगे, अगले उसमें टॉपिक में या अगले उसमें लेक्चर में, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। तो ये फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम जब भी आपसे पूछा जाए, अभी तक हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में आपको एनर्जी फ्लो बताना है और साथ में बायो जियोकेमिकल साइकिल्स बतानी है। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके एग्जामिनेशन पेपर में कुछ इस तरह का आता है, पूरा बड़ा प्रश्न नहीं आता, लेकिन यही एक बड़े रूप में आता है कि बताइए, आप एनर्जी फ्लो ना कहे, वो कहे फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को आप डिफाइन करिए या उसको डिस्क्राइब करिए, तो उस वक्त आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं बताना। या तो वो पूरा बोलेगा कि क्या एक तरह से स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, तो आपको सब कुछ बताना है, पर ये बहुत बड़ा हो जाता है तो वो उस तरह से नहीं पूछेगा। तो आपको इन शब्दों को लेकर के बिल्कुल क्लियर होना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड व्हाट इज फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। सो इन फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में हम आज बात करेंगे इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स की, या एनर्जी फ्लो इन फूड चेन और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स। अब एनर्जी हमने जान लिया कि क्या होती है, कैपेसिटी टू वर्क, काम करने की एक तरह से क्षमता, उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। ये ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, आप केमिस्ट्री भी पढ़ के आए हैं, केमिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं, उसमें दो प्रकार की बेसिक जो है एनर्जी, हम उसकी बात करते हैं। एक होती है पोटेंशियल, दूसरी होती है काइनेटिक। जैसा इनके वर्ड से पता लग रहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा है, यानी स्थिति में पड़े हुए उस वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट में जो ऊर्जा है, ऑर्गेनिज्म में जो है, बिना कोई काम करे, उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब वो मूवमेंट में है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी में भी ऑर्गेनिज्म में जब मतलब मूविंग उसमें है, मोबाइल है, मोशन में है, तो उसके कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या उस वक्त जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स बिकॉज वी आर स्टडिंग बॉटनी, सो वी विल डील विथ प्लांट्स। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें और प्लांट्स के संदर्भ में अगर हम ऊर्जा की बात करें, तो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दे कन्वर्ट दी सोलर रेडिएशंस इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ क्या हो रहा है, सभी जो प्लांट्स हैं उनमें एनर्जी कहाँ से आ रही है? बेसिकली सोलर एनर्जी, यानी सूर्य से आ रही है। तो सोलर एनर्जी जो है, जो कि किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स के लिए, वेजिटेशन के लिए। अब सोलर एनर्जी यानी सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा टोटल सोलर रेडिएशंस जो हैं वो अबाउट 34% जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाते हैं। सपोज हम 100% की अगर बात करते हैं, तो 100% में जैसे ही सूर्य से किरणें एटमॉस्फेयर में आती हैं,
34% वापस चली जाती हैं, दे रिफ्लेक्ट बैक बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। 10% जो होती है वो ओजोन लेयर, वाटर वेपर और जो भी गैस वगैरह मौजूद होती है, गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड रेस्ट 56% रीचेज द अर्थ सरफेस। जो 56% जो पृथ्वी पर पहुंचता है, सरफेस पर पहुंचता है, उसका भी सिर्फ एक फ्रैक्शन जो होता है, बहुत ही कम मात्रा जो होती है, उसका बहुत कम अंश जो होता है वो ग्रीन पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। 1 से 5% आप मान के चलिए, इसमें से 56% जो अर्थ की सरफेस पर किरणें पड़ी या उसकी सोलर रेडिएशंस जो पड़ी, उसमें से 1 to 5% वो ग्रीन प्लांट्स पर पड़ी, हम इतना मान के चलते हैं। अब ये 1 से 5% में भी जो पत्तियां खाना बनाती हैं, वो सनलाइट जो एक्चुअल जो पहुंचती है फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है, वो सिर्फ 0.02% ही होती है। बाकी जो हीट एनर्जी होती है या बाकी जो सोलर रेडिएशंस की एनर्जी होती है, वो डिसिपेट हो जाती है एक तरह से, पौधे के और हिस्से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट के रूप में। ग्राउंड वेजिटेशन, पानी जो भी वहाँ मौजूद होता है, वो सब उसको हीट के रूप में अपने अंदर ले लेते हैं। तो बेसिकली, या आप देखें फंडामेंटली अगर हम इसको सोचें, तो जो 100% जो सोलर रेडिएशंस आए थे, उसका 0.02% ही पौधे उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो भी इस्तेमाल किस तरह से, उसकी कौन सी वेवलेंथ में करते हैं? ब्लू और रेड कंपोनेंट जो होता है इस रेडिएशन का, 400 से 500 नैनोमीटर और 600 से 700 नैनोमीटर। आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे या हाँ, सेकेंड ईयर में आप पढ़कर आए, तो सेकेंड ईयर में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक किस वेवलेंथ में होता है। तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि ये किस वेवलेंथ में आपको फोटोसिंथेसिस अधिक देखने को मिलता है, जो ब्लू और रेड रीजन्स होते हैं। तो जो सोलर रेडिएशंस हैं, वो क्लोरोफिल से इन्हीं वेवलेंथ पर बहुत इंटेंसली एब्जॉर्ब कर दे जाते हैं और फिर वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? दैट क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम को आप ले सकते हैं। इट मे बी अ ट्री, इट मे बी अ पॉन्ड, इट मे बी अ स्ट्रीम, इट मे बी ओशियन, इट मे बी अ फॉरेस्ट। कोई भी इकोसिस्टम जिसको भी आप लेंगे, उदाहरण के तौर पर उसमें आप क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी कितनी पहुंच रही है, फर्स्ट पार्ट ये होगा एनर्जेटिक्स का। दूसरा पार्ट होगा कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स ने कितनी उसकी क्वांटिटी को यूज किया। एंड द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल एंड पाथ ऑफ एनर्जी। हमने शुरू में आपको कहा था एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। अब उस रेस्पेक्ट में अगर हम सोचना शुरू करें, तो हर एक लेवल पर एनर्जी की जो मात्रा है वो कितनी जा रही है, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक, यानी फूड चेन की बात हो गई। तो आपकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से एक ही बात को समझा रखा है। आप किसी भी बुक को इस्तेमाल करिए, जो फंडामेंटल इसके लॉज हैं, फंडामेंटल जो बातें हैं, वो वही रहेंगी। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आप देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं, दे आर acting as converters. They are converting solar energy into chemical energy and they produce carbohydrates and a host, जिसे कहना चाहिए एक तरह से वो होस्ट हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए भी। सो इन दिस प्रोसेस, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, पौधे को कोई और खा रहा है, उसको फिर कोई और खा रहा है। इस फूड चेन में ये केमिकल एनर्जी का जो फ्लो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक, ये किस तरीके से होता है? जो पूरी एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, या कुछ रेस्पिरेशन में, कुछ ग्रोथ में, कुछ डेवलपमेंट में यूज़ हो जाती है। बड़ा सारा जो इस एनर्जी का पार्ट होता है वो यूटिलाइज नहीं होके हीट के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन है हमारे पास में। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इसका कन्वर्जन कैसा होता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और किस तरह से ये फ्लो बैक होती है एनवायरनमेंट को, लाइफ को अर्थ के ऊपर मेंटेन करने के लिए। सो एक्चुअली द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम अकर्स बाय फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। ये आपको समझ में आ गया होगा कि फूड जो प्रोवाइड करते हैं
एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स को, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो प्लांट बनाते हैं। सो एनर्जी का जो फ्लो है एक इकोसिस्टम में, ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो होता है, यहाँ हमारा सिर्फ केमिकल एनर्जी से मतलब नहीं है, यहाँ हमारा हर प्रकार की एनर्जी से मतलब है। और ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी के ट्रांसफर का, एक से दूसरे में, एक बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, पर अगर आप चारों तरफ किसी भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेकर देखें तो जो एनर्जी है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, ये आपको मालूम है। जो लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं, अगर उन लॉज को हम देखें तो एनर्जी फ्लो जो होता है वो दो लॉज के अनुसार होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ एंट्रोपी। ये जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं ये आप बहुत बेहतर समझते होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है दैट एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बात अभी आपको हमने बोली थी कि जो एनर्जी होती है, जो विजिबल लाइट होती है, वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और दे यूज ग्लूकोज, they use actually glucose in respiration and use the stored energy for metabolic activities. Some of the energy dissipated as heat, another form of जो energy किसी और फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, हीट के लिए हमने कहा तो हीट एक दूसरी फॉर्म हो गई, ग्लूकोज है वो केमिकल एनर्जी है। तो इस प्रकार से जो हम एनर्जी जो होती है वो फॉलो करती है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा संरक्षित रहती है किसी ना किसी रूप में इस यूनिवर्स में। और वो हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, हायर लेवल के एनर्जी के हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। यानी पौधों ने अगर 100% ऊर्जा को संचित किया है, वो 100% ऊर्जा जो है वो कोशिश करेगा कि किसको दे, दूसरे कंज्यूमर लेवल को दे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स को देगा। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या ये पूरा देगा या देते समय थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाएगा, वो खुद भी इसको कुछ यूज करेंगे प्लांट्स जो होते हैं बना करके, ये सब हम बाद में बात करते हैं। पहले आपको हम बताते हैं कि दूसरा लॉ क्या है इसका, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ होता है इसका लॉ ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है ये आप जानते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा हम बताते हैं सुपरफिशियली। दैट इन एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, हर ऊर्जा के प्रत्येक स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा उसमें से खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। खत्म से मतलब है कि उस जगह पर नहीं पहुंचती जहां वो पहुंचनी चाहिए, और इस तरह से अनअवेलेबल होती है उसके लिए, अगले स्तर के लिए वो उतनी ऊर्जा जो कि ऊर्जा बाहर हीट के रूप में निकल जाती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। इसका मतलब सम यूजफुल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनयूजेबल वेस्ट हीट इन एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ऊर्जा के हर ट्रांसफॉर्मेशन में, हर रूपांतरण में, जैसे पौधों की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी पूरी की पूरी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। अगर कन्वर्ट भी हो जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा जो होता है वो हीट के रूप में बाहर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। यानी पूरा का पूरा जो होता है वो ऊर्जा कुछ यूजफुल में कन्वर्ट होती है, कुछ अनयूजेबल वेस्ट के रूप में, हीट के रूप में चली जाती है। तो एनर्जी फ्लो इन दो लॉज को फॉलो करता है किसी भी इकोसिस्टम में, ये आपको ध्यान रखना है। और एनर्जी का फ्लो आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि वो कैसा होता है, तो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता। ये देखिए आप इसको, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें इनकमिंग सोलर एनर्जी दिखाई गई है, यहाँ इस पिक्चर को भी अगर आप देखें जस्ट फ्यू मिनट्स, यहाँ एक तरह से हम एनर्जी फ्लो का लिंडेमान का जो है डायग्राम दिखा रहे हैं।
इसको चलिए आप रहने दीजिए, अभी हम इसकी बात बाद में करते हैं। तो सिंपल आप एक समझिए कि फ्लो ऑफ एनर्जी किसी इकोसिस्टम में सूरज से आ रही है ऊर्जा, फिर आप एक एरो लगा के कहते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स में जा रही है। ऑटोट्रॉफ्स में जाने से पहले वो रिफ्लेक्ट हो रही है, हमने कहा था 34% रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी लॉस्ट होती है रेस्पिरेशन के दौरान, एनर्जी उसके कामों में डेवलपमेंट में काम आती है। कुछ डिकम्पोज जो पौधे हो जाते हैं उनकी एनर्जी डिकम्पोजर्स ले लेते हैं, फिर उससे जो बचती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, काम करते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स उस एनर्जी को ले लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स में जाने से भी काफ़ी एनर्जी कम हो गई। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो हायर एनर्जी लेवल से, यानी सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स में कुछ कम, हर्बीवोर्स में कुछ कम, कार्निवोर्स में कुछ कम। तो इस प्रकार से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में होता है। सबसे पहले जो सोलर एनर्जी होती है वो उसे ट्रैप कौन करता है? ऑटोट्रॉफ्स, और फिर ऑटोट्रॉफ से वो धीरे धीरे अलग स्तरों पर जाना शुरू हो जाता है। और हर ट्रोफिक लेवल पर जो एनर्जी कंटेंट होता है वो डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली। और नेट एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में इज बैलेंस विद द नेट एनर्जी आउटफ्लो फ्रॉम द इकोसिस्टम। आउटफ्लो इनफ्लो जो है उसका अगर आप देखेंगे तो वो एक बैलेंस होता है। अब लॉज आपको हम बता ही चुके, गवर्निंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ एंट्रोपी। अब हम बात करते हैं कि इस एनर्जी फ्लो को दिखाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के मॉडल्स हमें प्रोवाइड कराए और उन्होंने समझाने की कोशिश करी। तो इस काम को जो लिंडेमान थे नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने इसे मिनेसोटा झील जो था उसमें करके इसको दिखाया कि किस प्रकार से जो सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल्स होते हैं वो काम करते हैं। इसमें आप ये मॉडल आपको दिखाया हुआ है इसमें कि देखिए सोलर रेडिएशंस हैं, वो सोलर रेडिएशंस ऑटोट्रॉफ्स को मिल रहे हैं, वहाँ पर ग्रॉस प्रोडक्शन दिखा रखा है। और इस ग्रॉस प्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर नॉट यूटिलाइज, 70% यूटिलाइज नहीं हुआ, 23 जो है वो रेस्पिरेशन में गया और कुछ डिकम्पोजर्स के पास गया। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स ने, इन्होंने भी नहीं यूटिलाइज करा इसको। फिर उसके बाद 7 के बाद में 4 पॉइंट, ये देखिए आप इसको इसमें दिखाया गया है कि इसको भी आगे हर्बीवोर्स ने यूज़ नहीं किया है। 4.5 डिकम्पोजर्स ने 0.5 लिया है इसको। तो यहाँ देखिए 111 यहाँ पर ग्रॉस प्रोडक्शन, यहाँ ग्रॉस प्रोडक्शन 15 और 15 में से भी 7 और 4.5 गया और 0.5 गया डिकम्पोजर्स के पास। फिर और लेवल कम हो गया, कार्निवोर्स के पास ओनली 3%, अगर हम बात करें तो 3% एनर्जी पहुंची ग्रॉस प्रोडक्शन में, और रेस्पिरेशन में 1.8, 1.2 नॉट यूटिलाइज एंड डिकम्पोजिशन में ट्रेसेस में डिकम्पोजर्स को एनर्जी मिली है। ये जो लिंडेमान का है मॉडिफाइड है मॉडल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ ये देखिए आपके कोर्स में एक तो पाइप मॉडल है और एक है दूसरा वाला ऑडम का। 2 मॉडल्स ही आपको करने हैं जो आपके सिलेबस में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगी। पाइप मॉडल ऑफ ऑडम, बॉक्स और पाइप मॉडल है उसका, ये एक मॉडल आपको पढ़ना है। तो जो ऑडम का जो है बॉक्स वाला वो आपको एग्जाम में आपके आएगा, तो इस मॉडल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत सिंपल मॉडल है, आपको लग रहा है इस तरह का। अगर आप इसके बारे में जो पढ़ेंगी, जो इसके इंडिकेशंस दे रखे हैं या जो इसके एब्रीविएशंस हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि किस तरह से टोटल एनर्जी आउटपुट है, लीनियर फूड चेन का क्या है, इन्होंने सिंबल दिया है। तो उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोर्स दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हम कार्निवोर्स की बात करें। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमने पूरे जगत को 2 में विभाजित किया है। किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें वो भी, तो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें और कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स का ट्रोफिक लेवल होता है पहला, सबसे पहले नंबर पर होते हैं वो ट्रोफिक लेवल पे, खाद्य स्तर पर। दूसरा जो कंज्यूमर्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, बेसिक मतलब फंडामेंटली बेसिकली कह दीजिए आप, मूलभूत रूप से वो 2 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्निवोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स हैं। ट्रोफिक लेवल फर्स्ट हो गया ग्रीन प्लांट्स का,
जो सोलर एनर्जी टोटल एनर्जी इसमें बॉक्स के थ्रू देखिए यहाँ दिखा रखी है, ये इसमें एंटर करती है। ये बॉक्सेस अलग अलग जो 3 बॉक्सेस आपको दिखाए हुए हैं इसमें देखिए, एक ये वाला बॉक्स जो है वो बड़ा है, जिसके अंदर आपको बड़ा ये जो पी दिखा, फर्स्ट वाला बॉक्स जो लेफ्ट हैंड से आप देखिए कि ये जो एक ये बना रखा है, जो ये बॉक्स बड़ा है। उसके बाद ये देखिए ये बॉक्स छोटा है बीच वाला, और ये और भी छोटा है। बीच में पाइप दिखा रखा है, तो इसको हम पाइप एंड बॉक्स मॉडल कहते हैं। बॉक्स एंड पाइप, ईपी ऑडम ने इसे 63 में दिया था इस मॉडल को। इनको 1 2 3 इन्होंने नंबर दे रखा है, जो ऊपर लिखे हुए नंबर आप इनको भी समझ सकते हैं। पहला बड़ा वाला बॉक्स है, फिर राइट को जैसे जैसे हम जाते हैं तो बॉक्सेस छोटे हो जाते हैं, तो 3 बॉक्सेस में दिखा रखे हैं इन्होंने। लीनियर फूड चेन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी आउटपुट इनपुट जो है वो LA से दिखा रखा है इसने, LA। ये लाइट एब्जॉर्ब बाय प्लांट कवर। फिर जो P इसने G दिखा रखा है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन दिखा रखा है। A जो है वो टोटल एसिमिलेशन है, कितना स्वांगीकरण हुआ उसका। PN दिखाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। कैपिटल P दिखाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जो सेकेंडरी कंज्यूमर प्रोडक्शन या सेकेंडरी प्रोडक्शन है। NU डिनोट करता है एनर्जी नॉट यूज्ड या नॉट यूज्ड एनर्जी, स्टोर्ड या एक्सपोर्टेड, बाहर चली गई। एंड NA है द एनर्जी नॉट एसिमिलेटेड बाय कंज्यूमर्स। R is for respiration. And bottom line in the diagram, this shows order of the magnitude of energy losses expected at major transfer points. कितनी कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती, जो आपको हमने एक शुरू में मॉडल बताया था इससे पहले वाला, उसको मॉडिफाई करके ये दिखाया गया है। स्टार्टिंग विद अ सोलर इनपुट ऑफ 3000 किलो कैलोरीज शुरुआत में पर स्क्वायर मीटर पर डे, यहाँ से शुरू करके ये 1500 अगले लेवल पे पहुंची है, फिर 15, फिर 1.5 एंड 0.3। तो जो एनर्जी का एक स्थानांतरण है वो प्रोड्यूसर से लेकर के जो टॉप कार्निवोर्स तक पहुंचता है, तो तुरंत मतलब निरंतर कम होता चला जाता है। हायर लेवल से एनर्जी लोअर लेवल तक चली जाती है। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एनर्जी फ्लो मॉडल है, जो कि 3 ट्रोपिक लेवल्स को बताता है। और इसमें जो उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले थे ऑडम ने, वो ये थे कि इट इज एविडेंट that energy content flow is greatly reduced at each successive trophic level from producers to herbivores and then to carnivores। ये बात हम कई बार दोहरा चुके हैं कि इस डायग्राम से हमें ये पता लगता है कि जो ऊर्जा है उसका जो फ्लो है वो हर स्तर पर कम होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक और फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक। This actually indicated through narrowing down of the pipe। देखिए पाइप भी छोटा हो रहा है, सिर्फ बॉक्सेस ही छोटे नहीं हो रहे, यानी जिसमें से ऊर्जा जा रही है वो जगह भी छोटी हो रही है, क्योंकि कम ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। एट ईच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक लेवल से दूसरे लेवल में मेजर पार्ट जो है वो देखिए रेस्पिरेशन में बाहर निकल रहा है, मतलब सक्सेसिव उसका जो रिडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से बाहर की तरफ एनर्जी, टोटल एनर्जी जो इनपुट है, टोटल एसिमिलेशन है, उसको अगर आप देखें तो सेकेंडरी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन कंपोनेंट्स, तो इसमें हर जगह पर कम हो रहा है टोटल फ्लो जो है एनर्जी का। तो 3000 किलो कैलोरी टोटल लाइट जो इंसिडेंट उस पर गिरी थी ग्रीन प्लांट्स पर, अप्रॉक्सीमेटली 50% तो एब्जॉर्ब की गई, और उसमें से भी 1% या 15 किलो कैलोरी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, यानी खाना बना एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये उसकी बात हम कर रहे हैं। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इस लेवल पर 15 किलो कैलोरी रहा। ये देखिए नीचे वाला जो लाइन दिखा रखी है उसमें ये बता रहा है कि प्रोड्यूसर्स के लेवल पर 15 किलो कैलोरी बना 3000 किलो कैलोरी लाइट से। सेकेंडरी प्रोडक्शन में आप देखें तो जो कि P2 और P3 बॉक्सेस हैं उनमें 10% एट सक्सेसिव कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल जो था हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को मिला। जो एफिशिएंसी थी वो कुछ समय हाई थी, एच मच 20% एट द कार्निवोर्स लेवल जाकर के और भी कम हो गई, और 0.3 किलो कैलोरी उनको मिला। तो इस एक तरह से जो डायग्राम है ये शो करता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, जब एक से दूसरे में जाती है तो रास्ते में वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाती है।
ये एक मॉडल आपके कोर्स में है, इसे आपको अच्छे से समझना है। कुछ और मॉडल्स भी साइंटिस्ट ने टाइम टाइम पर दिए एक्सप्लेन करने के लिए। जो लिंडेमान का मॉडल है वो एकल चैनल मॉडल है, वो भी आपके कोर्स में है, उसे भी आप देखिए। जो मॉडल है जो आपको शुरू में हमने बताया था। देन इसका ऑडम का मॉडल आपको हमने बता ही दिया। अब अगर आप देखें वाई मॉडल जो है इसका, वाई शेप मॉडल, ये देखिए ये बहुत सिंप्लीफाइड है, इसलिए आपको हमने ये दिखाया है। हो सकता है कुछ बुक्स में ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे, पर ये वाई शेप का जो मॉडल है, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल जो है, हम क्या देखते हैं नेचर में कि सिंगल चैनल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो है जैसा, ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स है। फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इन्वॉल्व्स ग्रेजिंग और डेट्रिटस, दोनों फूड चेन को ये इन्वॉल्व करता है। इन ऑल इकोसिस्टम द ग्रेजिंग एंड द डेट्रिटस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट शिफ्ट्स इन द फ्लो ऑफ एनर्जी कुड अकर क्विकली इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंजेस। देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में चाहे वो पौधे हों या एनिमल्स हों, जब वो डेड होते हैं तो जो एनर्जी उनमें से जाती है वो किसको चली जाती है? जो डेट्रिटस फूड चेन के जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसी को तो लेते हैं। डेड जो बॉडी पड़ी हुई होती है उसमें से वो अपना खाना एक तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो इंटरकनेक्टेड हैं ये सब चेन्स, तो इसको हम वाई शेप के मॉडल से इसको हम बता सकते हैं। ये कंफर्म करता है कि बेसिक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर यानी परतों में है इकोसिस्टम, एंड द डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, दोनों का इसमें ये टाइम, जो भी उस वक्त का टाइम और स्पेस है उसमें ये बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स या फैगोट्रोफिक जो एनिमल्स होते हैं, ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स, वो भी अपने जो ड्रिफ्ट ग्रेटली इन साइज, मेटाबॉलिक रिएक्शन, रिलेशंस एंड टेक्निक्स ऑफ स्टडी, अलग अलग उसमें ये अलग अलग प्रकार से मौजूद होते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का ये इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ सनलाइट है, फिर प्लांट्स दिखाए हैं, प्लांट्स के बाद में देखिए हर्बीवोर्स दिखाए हैं। जब हर्बीवोर्स खत्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर डेट्रिटस कंज्यूमर्स उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर्बीवोर्स को प्रेडेटर्स लेते हैं। प्रेडेटर्स जब खत्म हो जाते हैं तो फिर से डेट्रिटस कंज्यूमर्स उसको एक तरह से यूज करते हैं। हर्बीवोर्स को प्रेडेटर्स लेते हैं। ये देखिए नीचे एक चेन चल रही है यहाँ पर, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी चेन है डेट्रिटस फूड चेन, कि जो हर्बीवोर्स हैं उनके डेट्रिटस कंज्यूमर्स बने। कंज्यूमर्स जो थे उन्होंने सीधे साधे डेट्रिटस फूड चेन बना दी प्रेडेटर्स में। तो ये एक जो मॉडल उसमें बताया गया है, इस मॉडल के थ्रू डेट्रिटस फूड चेन को भी इंटरलिंक्ड इसमें बताया है। तो ये जो वाई शेप का मॉडल है ये एक तरह से इंडिकेट करता है दैट द टू फूड चेन्स, कौन सी, डेट्रिटस और ग्रेजिंग, अंडर नेचुरल कंडीशंस आर नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि डेड बॉडीज ऑफ स्मॉल एनिमल्स दैट वर वंस पार्ट ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन, ये देखिए ऊपर जो ऊपर वाला प्रेडेटर्स जो हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन के हिस्से थे, ये बिकम इनकॉर्पोरेटेड इन द डेट्रिटस फूड चेन। ये देखिए एरो लगा रखा है। एज डज द फेसेस ऑफ, या जो फीकल मैटर उसका होता है, फीकल जो फेसेस होते हैं ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स के जो फीकल मैटर होता है उसकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उसका हिस्सा थे पहले ग्रेजिंग उसका फूड चेन का, लेकिन ये एक तरह से डेट्रिटस फूड चेन का भी हिस्सा होता है। फंक्शनली अगर आप डिस्टिंक्शन इसमें करें इन दो में, अगर टाइम लैग देखें तो डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टू फूड चेन्स मे डिफर इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, अलग अलग हो सकती हैं। किसी में आपको ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ सकती है, किसी इकोसिस्टम में आपको डेट्रिटस फूड चेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख सकती है। ये आपको जब तक कोई आप एग्जाम्पल नहीं लेंगे उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। इसको आप एक बार पढ़िएगा। तो जो फंडामेंटली अगर आप एनर्जी फ्लो को देखें तो वो आसानी से क्वांटिफाइड किया जा सकता है कि इनपुट टू द इकोसिस्टम एंड इट्स सब्सीक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन,
एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको आप कैलोरीज की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के मॉडल्स हैं जिनसे आप किसी भी एनर्जी फ्लो को आप किसी भी इकोसिस्टम में उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेंगे उसमें आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल उन्होंने जो सिल्वर फ्लोरिडा का जो है ये डायग्राम है उसमें दिखा रखा है कि एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किस प्रकार से जो एनर्जी का फ्लो है वो हो रहा है। आपको सिर्फ वो पाइप एंड बॉक्स मॉडल को आपको थोड़ा कंसीडर करना है, वही आपके कोर्स में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिए, उसे आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसे फिर हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। आप एक बार पढ़ के देखिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए आप बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स होती हैं उनको आप पढ़ कर आइए।